हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। देखिएगा, आज हम एक दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर के पेपर का जीके का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपका पेपर है ये 2020 वाला पेपर नहीं है। आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे ना, वो हम करेंगे 8 सितंबर 2017 वाले एग्जाम का पेपर। आपको पता है 2017 में भर्ती आई थी, फिर आई है 2020 में, अब आई है 2023 में, शायद आगे 2026 में आएगी। 3-3 साल का अंतर चल रहा है ना। देखो, 8 सितंबर 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे शाम को 4:30 बजे वाली शिफ्ट का। अब इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स जो है ना, उसमें आप लोग बच गए हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स के प्रत्येक शिफ्ट में 19, किसी में 20, किसी में 15, किसी में 16 प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है। और यहाँ पर जो जीके जीएस का लेवल है वो उस समय के हिसाब से अच्छा खासा लेवल था। ठीक है, आज तो जीके का लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया है, बट फिर भी इन 35 प्रश्नों में से आपको 25 क्वेश्चन करने भारी हो जाएंगे। ठीक है, सभी प्रश्न एमसीक्यू में हैं। आप लोग अपना टेस्ट लगाइएगा, उसके बाद देखिएगा कि इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं। राइट, पहले पेपर आपका इस तरह से आता था, ये ऑनलाइन ही पेपर है। पहले टीसीएस कंपनी नहीं करवाती थी तो इस तरह से पेपर दिखता था। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे, ना कोई ऑप्शन चेंज किया है ना कोई प्रश्न चेंज किया है। हूबहू आपका 8 दिसंबर 2017 वाले एग्जाम का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, ये आपको बताना है। कपास, जूट, गेहूं, गन्ना। फटाफट से आंसर करिएगा। ओरिजिनल पेपर है, प्रश्नों की संख्या 35 है। और आपको मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ अगर आप इसमें 25 प्लस भी कर लोगे तो समझना आपकी तैयारी ठीक ठाक है, अच्छे लेवल पर है। इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, तो यहां पर गेहूं जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं जो है वो नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल आपको पता है ना कि जो किसान हैं वो व्यापार के उद्देश्य से उगाते हैं, आगे बेचने के उद्देश्य से उन फसलों को उगाया जाता है, जैसे कपास, जूट, गन्ना। इसके अलावा आपकी रबड़ जो है यह भी नकदी फसल है, तंबाकू भी नकदी फसल है। ठीक है, हम बात करेंगे कॉफी की, हम बात करेंगे चाय की। ये सभी की सभी नकदी फसलें हैं, व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहला स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या फिर इटली। फटाफट से आंसर करिएगा। टेस्ट देखिए सभी को कंप्लीट लगाना है, ठीक है ना। मुझे लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपका स्कोर कितना हुआ है? ओरिजिनल पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 का। यहाँ पे ऑप्शन सी यूके रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है कि शायद आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट हो जाए, जैसे कि ये वाला प्रश्न आपका। बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करिए, क्या आंसर देंगे। देखिए, ये दूसरे चरण की बात कर रहा है, हम डिस्कस करेंगे पहला चरण। ठीक है ना, हम पहला चरण भी डिस्कस करेंगे, यानी कि पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहला चरण का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ और उसमें कितने बैंक जो हैं वो सम्मिलित किए गए। देखिए, इसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 6 बैंकों का। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ये दूसरा चरण है, तो जो सेकंड चरण है वो कब हुआ था? 1980 में। ठीक है, अब बात करेंगे पहला जो राष्ट्रीयकरण है वो आपका 1969 में हुआ था और इसमें 14 बैंकों का विलय हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। पहले राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का विलय हुआ था? 14 बैंकों का। दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का 1980 में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, आंसर करिए। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर दिया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बताया है, जो मैंने स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया है आपके लिए, उसमें बताया है ये पंचवर्षीय योजना रटकर जाना है आपको। ठीक है, 2000 जो आपका 20 में एग्जाम हुआ था उसमें भी आए थे, 2017 में भी आए हैं, शायद 2000 आपके 23 वाले एग्जाम्स में भी आए। और अगर नहीं भी आएगा तो एज अ एस्पिरेंट आपको तो पढ़ना ही है। ठीक है, यहां पर 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोहरी नागरिकता डैश सरकार की विशेषता है? एकात्मक सरकार, संसदीय सरकार, संघीय सरकार या फिर राष्ट्रपति सरकार? देखो, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2017 में आया है। उसके अलावा ये प्रश्न आपको
CGL 2019 में भी देखने को मिलेगा होगा, है ना, आपने टेस्ट लगाया होगा, आपको वैसे भी कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। इसके अलावा ये प्रश्न ना CRPF ट्रेड्समैन का अभी अभी एग्जाम हुआ है 2023 में। CRPF ट्रेड्समैन का एग्जाम जो 2023 में हुआ है ना, उसमें भी ये प्रश्न आया है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संघीय सरकार। जिसने ऑप्शन सी को दिया है उनका राइट है। आंसर मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रतिरक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे? फटाफट से आंसर करिए। देखो, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपकी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पूछेगा कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है जी। ठीक है, पहली है बंदी प्रतिरक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। ठीक है, एक और है आपकी, इस टाइम माइंड में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, वो है आपकी बंदी प्रतिरक्षीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। एग्जाम में आएगा, अगर बंदी प्रतिरक्षीकरण ना दिखाई दे तो हैबियस कॉर्पस पर आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा लेख है अगला, ये ध्यान रखिएगा, 5वां है अधिकार परीक्षा लेख। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 7 नंबर। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? मैंने आपको बताया है ना कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये आपको करने ही करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में है। देखो, सारे मत पढ़ना है, इसके अंदर 50-60 विषय हैं, संघ सूची में 100 के आसपास विषय हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है एग्जाम में आएंगे, जो हम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में यूजेस करते हैं, है ना, वो आपको पता होने चाहिए। राज्य सूची का विषय कौन सा है? यहां पर कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन ए करेक्ट है। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची, देखो समवर्ती सूची क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। शिक्षा के ऊपर अब राज्य सरकारें अपने लेवल पर भी बहुत कुछ करती हैं और केंद्र सरकार अपने लेवल पर भी बहुत कुछ करती है। इसके अलावा रक्षा जो है ये आपका संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का? संघ सूची का विषय है। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ये एग्जाम में आता है प्रश्न। कहां से ली गई है समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद वाला वीडियो यहाँ पे काम आएगा। मैंने आपको अनुच्छेद वाला क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। कम से कम उस 30 प्रश्न में आपके 50+ क्वेश्चन हमने कवर किए थे अनुच्छेद वाले वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। ये वाला प्रश्न करवाया है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मैंने आपको ये बताया था, अनुच्छेद 39। हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा जी। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, इसमें आंसर करिएगा। लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, चहुंद्रो। फटाफट से आंसर करिए भाई, क्या आंसर देंगे इसका? आंसर मैच करिएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को दे रहा है ना, राखीगढ़ी, उनका राइट आंसर है। राखीगढ़ी कहां पर है? तो ये हरियाणा के हिसार में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से 2017 के एग्जाम्स में ना आपके हर एक शिफ्ट में प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, मैंने 3-4 पेपर देखे हैं, सब में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है। और 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 1 या 2 शिफ्ट छोड़कर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आ रहे थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए, क्या आंसर देंगे? फटाफट से जल्दी से आंसर करिएगा जी। हाँ जी, देखो आपसे यह भी पूछ सकता है कि जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था? ठीक है ना। अब यहां पर देखिए,
सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था जहांगीर की अनुमति से? ऑप्शन ए राइट है। मैं आपको बताना चाहूंगा सन 1608 में किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने किसको भेजा था? यहां पर कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। कैप्टन हॉकिंस। आपसे पूछेगा जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि सन 1615 में दूसरा अंग्रेज भी आया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भेजा था। ब्रिटिश के पीएम उस समय कौन थे? जेम्स प्रथम, जिसने भेजा था सर थॉमस रो को। यह ध्यान रखिएगा, सर थॉमस रो को भेजा था, यह भी आपको पता होना चाहिए। जहांगीर के ही दरबार में आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पूछा गया प्रश्न, और ये बेसिक है, इसको गलत नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। हमने अपनी क्लासेस में भी डिस्कस किया है और विभिन्न एग्जाम्स में ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। राइट आंसर जो भी लॉर्ड रिपन को दे रहे हैं, ऑप्शन सी उनका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी आपको पता है, हड़प नीति अपनाई थी इनके शासनकाल में, हड़प नीति, डिक्ट्रिन ऑफ लेम्स। इसके अलावा रेल सेवा, डाक सेवा, तार सेवा इन्हीं के शासनकाल में चली थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर। इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था? इंग्लिश साप्ताहिक पत्र न्यू इंडिया किसने शुरू किया था? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन अवेलेबल है, जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर देंगे? देखो 2017 के अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और भी पेपर करवा दूं, आप चाहते हो कि मैं एक ही वीडियो में 2 से 3 पेपर करवा दूं, एक 100 क्वेश्चन का वीडियो ले आऊं क्या? एक दिल्ली पुलिस के लिए जो आपका 2017 में एग्जाम हुआ है, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत सारे अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। 2017 में जो एग्जाम हुआ है, एक 100 क्वेश्चन का वीडियो ले आए क्या? लगा 3-4 पेपर इकट्ठे करके जो जीके जीएस के हैं, सोच रहा हूं एक 100 क्वेश्चन का वीडियो ले आऊं। आप लोग क्या कहते हो, एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए इसका आंसर करिएगा जल्दी से, क्या आंसर देंगे? या तो 2017 वाले पेपर का 100 क्वेश्चन का वीडियो ले लो, या फिर 2020 वाले पेपर का 100 क्वेश्चन का वीडियो ले लो। आप लोग कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। बताओगे उससे अगले दिन ही आपका ये 100 क्वेश्चन का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा आंसर करिए भाई जल्दी से, क्या आंसर देंगे आप सभी? सॉल्यूशन पे चलते हैं। विपिन चंद्र पॉल, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया था। महात्मा गांधी ने कौन सा किया था? नवजीवन, बहुत सारे शुरू किए हैं, नवजीवन, हरिजन, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे। बाल गंगाधर तिलक का क्या है? मराठा समाचार पत्र। इसके अलावा केसरी समाचार पत्र, ठीक है। लाला लाजपत राय का ध्यान रखिएगा, शायद 90% बच्चों को पता ही नहीं होगा। अगर आपने डीपली पढ़ा है तो आर्य गजट समाचार पत्र किसने शुरू किया था? लाला लाजपत राय ने, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न पूछा गया है और मुझे आप सभी से आंसर भी चाहिए। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? यह की थी कुमार गुप्त ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है ये? बिहार में है। अब एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट किया था? नालंदा महाविहार जो है इसको किसने नष्ट किया था, यह बता दीजिए। बस शॉर्टकट में लिखा है किसने नष्ट किया था। क्या आंसर देंगे? तो आपको ध्यान रखना है बख्तियार खिलजी। क्या याद रखना है आपको? बख्तियार खिलजी ने। गुड। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, फटाफट से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नृत्य, जनजातियां, हमने जनजाति वाला टॉपिक तो करवा दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है। प्रमुख घराने, ये आपको तो पता होने चाहिए, ये कला और संस्कृति वाला टॉपिक है आपका, ठीक है। यहां पर देवगढ़ राइट हो जाएगा। देवगढ़ कहां पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या कोई भी विकल्प सही नहीं है।
आसान सा प्रश्न है, अगर आपको पता है भारत से कौन सी रेखा गुजरती है तो आप निकाल ले जाओगे इस प्रश्न को। ठीक है, देखो ये जो कर्क रेखा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 की 8 राज्य पता होना चाहिए। इसके अलावा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, यह पता होना चाहिए। अब मैं यहां से आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं, आप सभी अभी आंसर करेंगे। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है, ठीक है ना। क्या बताना है आपको? नदी बताना है, कौन सी नदी। इसके अलावा मकर रेखा भी यही है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है। आंसर क्या करोगे? देखो जी, कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है नदी, उस नदी का नाम क्या है? उसका नाम है माही नदी। और जो मकर रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिम्पोपो नदी। याद रहेंगी ये चीजें। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय निकोबार से अंडमान को अलग करता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, आंसर करिएगा भाई जल्दी से। 35 प्रश्न डिस्कस करेंगे, बाकी 15 करंट अफेयर्स है तो वो हमने लिया नहीं है। करंट अफेयर्स इस बार नया पूछा जाएगा। 10 डिग्री चैनल, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सर। 17 नंबर, कौन सा राज्य मूक घाटी के उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है? देखो पकड़ना क्या है आपको शब्द, ये मूक घाटी। मूक घाटी को क्या बोलते हैं? शांत घाटी, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ठीक है। किस राज्य में है? तो ये केरल में है। हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? ये तो प्रश्न आसान है। अब तो जनगणना से बहुत डीपली प्रश्न आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो भी मान लो राज्य चर्चा में रहता है करंट अफेयर्स में, जो राज्य के जिला चर्चा में रहता है, उनसे प्रश्न 2011 से रिलेट करके पूछ लिया जाता है। यहां पर सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अगर आपसे पूछता किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व किस राज्य का कम है, तब क्या आंसर करते? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तब क्या आंसर करते? हाँ जी, प्रश्न तो पूछेगा ही, कहीं से पूछेगा, चाहे आसान पूछे या टफ पूछे, प्रश्न 2011 की जनगणना से फिक्स है आपका। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश। किसका है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक किसका है? तो यह है बिहार। अगला प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? यहां पर ना 100+ कोयले की खाने हैं, 100 से अधिक कोयले की खाने हैं। बोकारो हो गया आपका, हजारीबाग हो गया, ये सभी की सभी क्या हैं? कोयला भंडार हैं, कोयले की खाने हैं। किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है जी। ऑप्शन बी क्या सभी आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है? इस वाले क्वेश्चन को जब मैंने गूगल किया ना एक बार, क्योंकि जिस क्वेश्चन पे डाउट होता है मैं उसे एक बार चेक जरूर करता हूं, ठीक है। देखो वैसे तो लगभग सही है, पर टीसीएस हो चाहे एसएससी कोई भी एग्जाम करा रहा है, गलती उनसे भी होती है, सही क्वेश्चन को वो लोग गलत टिक कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करवाता हूं तो मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ता है सब कुछ कि एकदम क्लियर है या नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना 11th की NCERT बुक से लिया गया है। 11th की NCERT से ये क्वेश्चन ना जलवायु वाले टॉपिक से है। जलवायु और पर्यावरण जो बुक है ना NCERT की 11वीं क्लास का, बिल्कुल सेम है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, ऑप्शन तक चेंज नहीं किए हैं इसके। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। जेट धाराएं, एल नीनो और ITCZ की स्थिति में स्थानांतरण मौसम तंत्र को प्रभावित करता है।
क्वेश्चन नंबर 21, प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन से रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखता है। मतलब क्या है कि प्रिज्म से अगर हम कोई प्रकाश गुजारते हैं तो कौन सा प्रकाश जो सबसे अधिक विचलित होता है, ये आपको बताना है। देखो, प्रिज्म से अगर हम श्वेत प्रकाश भी गुजारेंगे तो पूछता है वह कितने रंगों में विभाजित होता है। वह कितने रंगों में, तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और प्रिज्म से प्रकाश को गुजारने पर जब वह 7 रंगों में विभाजित होता है, उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है जी। अब यहां पर जो बैंगनी रंग का प्रकाश है ये सबसे अधिक विचलित करता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकाश विचलित ही नहीं होता क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है तरंग दैर्घ्य। पूछेगा किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, तो लाल प्रकाश। किसका सबसे कम है, तो बैंगनी यानी कि पर्पल। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा फटाफट। किस प्रकाशिक घटना के कारण ग्रहण होते हैं? अपवर्तन, प्रतिबिंब, विवर्तन या कोई भी विकल्प सही नहीं है। जल्दी आंसर दीजिएगा, क्या आंसर देंगे? ग्रहण पूछा है ना आपसे, है ना, इलिप्स ऑक्योर। देखो यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने से पता लग रहा है ना, अपवर्तन, प्रतिबिंब, विवर्तन ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। ग्रहण किस घटना से होते हैं? सीधी रेखा प्रगमन से होते हैं। सीधी रेखा प्रगमन, या फिर बोल देते हैं हम सरल रेखा प्रगमन, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? ये आसान है, आजकल के लेवल के हिसाब से तो ये प्रश्न बेसिक है, ठीक है। टारगेट मैंने आपको दिया है 35 में से 25 प्रश्न करने का। कमेंट जरूर करिएगा कितने राइट कर रहे हैं आप। ओरिजिनल पेपर है 2017 वाले एग्जाम का। देखो, अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफ्रारेड रेज बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। क्या है? सौर कुकर को गर्म करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में डैश के रूप में संग्रहित होता है। यह भी प्रश्न आज के लेवल के हिसाब से सुपर इजी है। ग्लाइकोजन, शर्करा, स्टार्च, सुक्रोज। यहां पर ग्लाइकोजन आंसर होगा सर, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। शुद्ध मणिभीय, जिसको क्रिस्टलीय कहते हैं, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में पृथक पहले एंजाइम कौन सा था? ये वाला प्रश्न अभी तक ना किसी भी एग्जाम से मैंने देखा नहीं है, मतलब अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन में। अगर किसी में आया हो तो अलग बात है। प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला अलग जो है एंजाइम है, क्रिस्टलीय रूप में पहला अलग हुआ एंजाइम है, जिसका नाम क्या है? यूरीज है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? आसान प्रश्न है, गलत नहीं करेगा कोई भी इसको। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी को बता रहा है हीलियम, उनका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम जो है वो ईंधन तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये ईंधन तत्व हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी पानी में घुलनशील है? जल में घुलनशील से दो चीजें याद आती हैं। अगर आपसे पूछेगा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन क्या है जल में घुलनशील है, तब क्या आंसर करेंगे आप लोग? घुलनशील है। अब जब जल में घुलनशील विटामिन की बात की है तो यह भी बता दो कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है जी, जल्दी आंसर दे दो। देखो भाई, यहां पर जो अमोनिया है ना, यह सरल रूप से जल में घुल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जल में घुलती है। मछलियां देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सभी भी जल में घुल जाती हैं, पर उतनी अच्छी तरह से घुलनशील नहीं है। कुछ परसेंट हिस्सा जो है घुलनशील है, बट अमोनिया अप्रोक्सीमेट 50% से भी ऊपर जल में आसानी से घुल जाता है। ऑप्शन डी राइट है। अब आते हैं हम विटामिन पर।
आप लोगों ने कमेंट किया है आंसर, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन के, ई, डी और ए ये वसा में घुलनशील है। देखो बी और सी याद रख लो, बाकी जो बच जाएंगे वो ऑटोमेटिक वसा में घुलनशील होंगे। 28 नंबर है, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण डैश हैं। ऑप्शन अवेलेबल है और यह भी आसान प्रश्न है, आज के लेवल के हिसाब से आंसर करिए। परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण कौन से हैं? यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है जी। अभी तक आप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब अगर नए हैं तो जरूर करेंगे। डेली सुबह आपकी क्लास होती है दिल्ली पुलिस की 9 बजे हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। रात को 9 बजे कौन सी क्लास होती है? एसएससी जीडी की क्लास होती है, जो कि कल रात नहीं हुई थी, आज रात को इसको डिस्कस करेंगे। ओके चलो भाई आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटपूर्ण लुप्त प्राय है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? यानी कि ऐसी प्रजाति जो कि अब लुप्त होने वाली है, समाप्त होने वाली है, इनमें से कौन सी है? व्हाइट बेलिड हेरॉन, रिवर टेरापिन्स, यहाँ पे क्यूबाई चील है, या ये सभी विकल्प सही हैं? ये सभी जंतुओं के नाम हैं, प्रजातियों के नाम हैं, और यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखकर तो इसका भी आंसर आप लोग कर ही दोगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एटॉल, किनारे की तरफ जो कोरल रीफ पाए जाते हैं वो, और बैरियर। ये भारत में तीनों प्रकार के कोरल रीफ पाए जाते हैं। अब लास्ट के 5 प्रश्न हैं, सुपर इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने लायक हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां है? जल्दी आंसर दीजिए, कहां है भाई? स्थापना कब हुई थी? अगर ये पूछेगा डीपली तो स्थापना हुई थी 1957 में। हेडक्वार्टर है वियना में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा जी। मॉन्ट्रियल में क्या है? विश्व नागरिक उड्डयन संस्थान का मुख्यालय है। जिनेवा में पता है आपको WTO विश्व व्यापार संगठन और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, श्रम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है, काफी सारे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में नियुक्त आंड्रे एंजोले किस देश से संबंधित हैं? देखो जी, यूनेस्को के महानिदेशक अभी भी आंड्रे एंजोले हैं, इसलिए ये प्रश्न को मैंने ले लिया है, ठीक है ना, मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, क्या पता पूछ ले दोबारा से। आंड्रे एंजोले जो यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हैं, किस देश से संबंधित हैं जी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो पेरिस में है, ये ध्यान रखिएगा, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है 33 नंबर, इनमें से भारत के किस पुरातत्व स्थल को सबसे पहले यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन अवेलेबल हैं, आंसर करिए सभी लोग जल्दी जल्दी। क्या आंसर देंगे? फटाफट से आंसर करिएगा। सबसे पहले विरासत सूची में किसे शामिल किया गया? मैंने हमेशा बोला है कि सन याद रखिएगा भाई, सन याद रखना है आपको, तभी इस प्रश्न को कर पाओगे ना। अब तो गाड़ी फंस जाएगी। अजंता की गुफाएं हुई हैं 1983 में, अजंता और एलोरा की गुफाएं, इसके साथ आगरा का किला भी, ताजमहल भी 1983 में। फतेहपुर सिकरी, हम्पी के स्मारक और खजुराहो के स्मारक, ये तीनों की तीनों 1986 में हुए हैं, 1986 में हैं। तो भाई ज्यादा सोचना नहीं है, सबसे पहले इसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं विरासत सूची में शामिल हुई हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश में कैंडी, जाफना और गाले ये सभी शहर स्थित हैं? पड़ोसी देश से प्रश्न बनते थे पहले, अभी भी बन सकते हैं, आने वाले 2-4 साल तक भी बनते रहेंगे, ठीक है। यहां पर आंसर करिए, क्या आंसर देंगे? यहां पर कैंडी शहर, जाफना शहर और गाले शहर किस देश में है? तो ये कौन सी कंट्री है? श्रीलंका है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 8 दिसंबर 2017 के इवनिंग शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर। ये लास्ट प्रश्न है। 26 मार्च को भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। 26 मार्च 1971 कौन सा देश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है या मुक्ति दिवस मनाता है? बांग्लादेश। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी। क्या सभी भाई ने ऑप्शन डी को दिया है? तो ये था आपका 8 दिसंबर 2017 का ओरिजिनल पेपर के ओरिजिनल प्रश्न। बताइएगा इन 35 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। देखो क्या है, कमेंट बॉक्स में अभी भी कमेंट आते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम 2-4 फैक्ट एक्स्ट्रा भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि टॉप 100, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको करवा दूं एक ही वीडियो में। अब आप लोग बता दो 2017 वाले एग्जाम्स के करवाऊं या 2020 वाले एग्जाम्स के, या फिर क्या करते हैं दोनों की दोनों मिक्स करवा देते हैं। ठीक है ना, करवाऊंगा वही जो कि एग्जाम में आने लायक होगा। इस क्लास में भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आने वाले एग्जाम्स में नहीं आएंगे, है ना। कुछ प्रश्न ऐसे एसएससी डालता है जो कि भाई थोड़े से मुश्किल होते हैं, जिनका रिपीट होने का चांस नहीं है। मैं करवाऊंगा वही जिन प्रश्नों के रिपीट होने के चांस हैं, ठीक है, या फिर जो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। प्रीवियस ईयर से सिर्फ वही प्रश्न छांट के आपको करवाए जाएंगे। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, इन 35 प्रश्नों में कितने राइट किए हैं। अपन मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।